साल 2025 सितंबर का महीना। काठमांडू की सड़कों पर गूंज उठी युवाओं की आवाज़ें। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं चलेगा। जन आक्रोश इतना गहरा था कि दशकों से जमे राजनीतिक चेहरे ढह गए और इसी बगावत ने जन्म दिया एक नए युग को। जब पहली बार नेपाल को मिली उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री, वो नाम है सुशीला कार्की। नेपाल ने पिछले 3 दशकों में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखे हैं। 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली हुई। 1996 से 2006 तक माओवादी गृहयुद्ध जिसमें हजारों लोगों की जान गई। 2018 में राजशाही का अंत और गणराज्य की स्थापना और 2015 में नया संविधान। लेकिन उसी के बाद से राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का दौर। लोगों को उम्मीद थी कि लोकतंत्र स्थिरता और विकास लाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। सरकारें बार बार बदली, नेता आपसी खींचतान और घोटालों में फंसे रहे। युवा पीढ़ी जो इंटरनेट और वैश्विक विचारों से जुड़ी हुई है, धीरे धीरे मोहभंग का शिकार होने लगी। 2025 में जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की कोशिश की, तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। यह सिर्फ इंटरनेट बंद करने का मुद्दा नहीं था, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने जैसा लगा। छात्र, पत्रकार, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोग और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुए, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया, हालात बिगड़ गए। 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। युवाओं ने नारा दिया, पुराने नेता हटाओ, नए नेपाल को लाओ। इसके बाद नेपाल की कई महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कि संसद या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सालों से सत्ता पर काबिज रहे नेताओं पर जनता का भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस और माओवादी दल के कई वरिष्ठ नेता भी किनारे हो गए। सेना और राष्ट्रपति को भी युवाओं की ताकत को स्वीकार करना पड़ा। यह पहली बार हुआ कि नेपाल के राजनीतिक भविष्य का फैसला पारंपरिक पार्टियां नहीं, बल्कि जनता की सड़कों पर बैठी युवा भीड़ ने किया। बदलाव की इस घड़ी में 3 नाम जो सबसे आगे थे, उनमें पहला नाम था बालेन्द्र शाह बालेन। ये काठमांडू के मेयर, जिन्हें लोग ईमानदार युवा चेहरा मानते हैं। दूसरा नाम था कुलमान घिसिंग, नेपाल बिजली प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने बिजली संकट खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। और तीसरा नाम सुशीला कार्की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनकी पहचान है ईमानदारी और निडरता। आखिरकार सेना, राष्ट्रपति और जेन जेड प्रतिनिधियों ने माना कि नेपाल को अभी एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिस पर सबको भरोसा हो, और वह चेहरा बना सुशीला कार्की का। अब सुशीला कार्की के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। पढ़ाई भारत और नेपाल में। भारत में बीएचयू से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई ने उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा। 1979 में वकालत शुरू की, 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज बनी और 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। उनका करियर आसान नहीं था। भ्रष्ट नेताओं और माफियाओं के खिलाफ सख्त फैसले दिए। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश हुई, क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली राजनेताओं को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने निडर होकर कार्यकाल पूरा किया। यही छवि, निडर, ईमानदार और साफ सुथरी, उन्हें आज इस मुकाम पर लाई। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सुशीला कार्की ने शपथ लेते ही कहा, मैं राजनीति करने नहीं आई, मैं नेपाल को स्थिर करने आई हूँ। उनके सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, पहली राजनीतिक स्थिरता, यानी नेपाल में गुटबाजी और दलों के बीच टकराव आम है। दूसरी आर्थिक संकट, बेरोजगारी, पर्यटन क्षेत्र की गिरावट और विदेशों पर निर्भरता को कम करना। तीसरी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, यानी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म करना। और चौथी है चुनाव, अगले 6 से 12 महीनों में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना। जनता की उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। नेपाल का युवा वर्ग चाहता है कि सरकार पारदर्शी हो, नौकरशाही में ईमानदारी आए, शिक्षा और रोजगार में अवसर बढ़ें, महिलाओं और युवाओं की राजनीति में भागीदारी हो। 73 वर्षीय सुशीला कार्की उम्र में भले ही वरिष्ठ हों, लेकिन उनकी सोच आधुनिक और प्रगतिशील है। यही कारण है कि उन्हें युवाओं का पूरा समर्थन मिला है। हालांकि इसका क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व भी है। नेपाल एशिया के 2 दिग्गज देशों भारत और चीन के बीच में है। इस बदलाव पर दुनिया की नज़र है।
भारत के साथ उनके पुराने शैक्षिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनकी छवि भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत बना सकती है। महिला नेतृत्व दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है। इस तरीके से नेपाल की सड़कों से उठी एक आवाज़ ने पूरे राजनीतिक ढांचे को बदल दिया। आज 73 वर्षीय सुशीला कार्की उस पीढ़ी की उम्मीद बन चुकी हैं जो बदलाव चाहती है। यह केवल नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक संदेश है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में है और अगर जनता ठान ले तो इतिहास बदल सकता है। सुशीला कार्की केवल नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। उनकी अगुवाई में नेपाल एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि यह परिवर्तन आने वाले कल की स्थायी नींव बनाता है या फिर इतिहास का एक और क्षणिक अध्याय बन जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।